सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIAS पे स्वागत है। 7 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे सभी महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, PCS, प्रोबेशियन सिविल सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग, रेलवे और अग्निपथ सेना भर्ती जैसे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। अब बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है कि सुर्खियों में रहा B-21 रेडर क्या है? एक सैटेलाइट है, एक मिसाइल है, एक अत्याधुनिक बॉम्बर है या डी एक ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक अत्याधुनिक बॉम्बर है और ये छठी जनरेशन का यानी छठी पीढ़ी का USA का एक अत्याधुनिक बॉम्बर है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अमेरिका की बात की जाए दोस्तों तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और वाशिंगटन DC में आपको मुख्यालय मिलेगा विश्व बैंक का और IMF का। USA के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बाइडेन, जबकि उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अपना अगला सवाल है कि हाल ही में डोमिनिक लेपेरे जी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? ए खेल से, बी पत्रकारिता से, सी लेखन से या डी पत्रकारिता और लेखन दोनों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी पत्रकारिता और लेखन दोनों से संबंध था डोमिनिक लेपेरे जी का। हाल में इनका निधन हो गया और इन्होंने सिटी ऑफ जॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सिटी ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो उसका आंसर होगा डोमिनिक लेपेरे जी, जिनका निधन हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे अगर आपसे पूछा जाए तो ये भैया फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के थे। और फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे, जैसे लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऐसे पेरिस सीन नदी के निकट है और पेरिस में आपको मिलेगा एफिल टावर। इसका नाम एफिल टावर इसलिए पड़ा क्योंकि गुस्ताव एफिल ने इसको डिजाइन किया था, सो इसका नाम एफिल टावर पड़ा। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं। और भारत और फ्रांस के संबंधों की बात की जाए तो बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भारत ने सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था तब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी। एकमात्र यूरोपीय देश था फ्रांस जिसने भारत के समर्थन में कहा था कि अपनी सुरक्षा हितों को देखते हुए इंडिया ने ऐसा कदम उठाया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो ये फ्रांस के लेखक हैं डोमिनिक लेपेरे साहब, इनको भारत सरकार ने 2008 में अपने तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यानी आप ये कह सकते हो कि फ्रांस के किस लेखक को 2008 में भारत सरकार ने अपने तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था? देन आपका आंसर होगा डोमिनिक लेपेरे जी, और इनका हाल ही में निधन हो गया। सिटी ऑफ जॉय नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब बर्मा यानी म्यांमार अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब से लेकर महात्मा गांधी जी के निधन तक यानी 30 जनवरी 1948 तक सारी घटनाओं का इन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से रचित किया है, लिखा है उसको अपने पुस्तक में, इसलिए इन्हें 2008 में पद्म भूषण भी दिया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में रहा माउंट समेरू ज्वालामुखी किस देश में है? अब सुर्खियों में होने का कारण क्या है, सुर्खियों में क्यों था? क्योंकि अभी हाल ही में ये ज्वालामुखी फटा है और फटने की वजह से ये सुर्खियों में आ गया। चिली, बी पेरू, सी इक्वाडोर या डी इंडोनेशिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में स्थित माउंट समेरू ज्वालामुखी हाल ही में फटा। और इंडोनेशिया को आप जानते होंगे, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, जहां भारत को मेजबानी सौंपी गई G20 की।
और इक्वाडोर को आप लोग जानते होंगे, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश। पेरू भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और चिली भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, यानी जिसे हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। और ये जितने देश आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी ज्वालामुखी से अत्यधिक प्रभावित देश हैं। विश्व के जो सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वालामुखी की बात की जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कोई कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो उसका आंसर आपका होगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितना मीटर ऊंचा है, तो 19.613 फीट ऊंचा है ये ज्वालामुखी पर्वत। और चिली, एकांकागुआ, मैक्सिको, पोपो, जापान का फ्यूजियामा, ये सब अपने आप में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं। जैसे मैंने बात की जापान का फ्यूजियामा, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है, तो जापान में है। एक शास्ता, अगर आपसे कोई पूछे कि शास्ता ज्वालामुखी किस देश में है, तो इसका सही आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। उसके अलावा रेनियर, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी यूएसए में है। और हुड, अगर इसकी बात की जाए तो ये भी यूएसए में है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिव अन्य ज्वालामुखी की बात की जाए दोस्तों, तो एटना, अगर आपसे कोई पूछे कि एटना ज्वालामुखी कहाँ है या किस देश में है, तो ये इटली देश में है। इटली देश में कहाँ है भैया? सिसिली द्वीप पे। सिसिली द्वीप कहाँ है? मेडिटेरियन सी में, यानी भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में जो सिसिली द्वीप है, वहां पे एटना ज्वालामुखी स्थित है। और एक भूमध्य सागर में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, इस ज्वालामुखी की खासियत यह है कि ये भूमध्य सागर के बीचों बीच में है। ये भी इटली में आता है और ये लिपोरी द्वीप पे है। लिपोरी द्वीप, इनको आप ध्यान से याद कर लीजिए, पेपर पेन लेके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। स्ट्रोम्बोली लिपोरी द्वीप पे स्थित एक ज्वालामुखी है। जो लिपोरी द्वीप इटली के अधीन है, यानी इटली का क्षेत्र है, और इसे प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है भूमध्य सागर के, क्योंकि इसकी वजह से भूमध्य सागर में जब क्या होती है कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है इस ज्वालामुखी के कारण। और अन्य एक्टिव ज्वालामुखी की बात की जाए दोस्तों, तो एक है यासुर ज्वालामुखी। अगर आपसे कोई पूछे कि यासुर ज्वालामुखी किस देश में है, तो वनुवातु देश में है। और वनुवातु में कहाँ है? तो एक तन्ना द्वीप है, तन्ना द्वीप। अभी मैं आपको बताता हूं कि द्वीप पे ही सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्यों पाए जाते हैं। और इसके अलावा वनुवातु में एक और प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है एम्ब्रीम। तो एम्ब्रीम ज्वालामुखी भी तनुवातु में है, यासुर ज्वालामुखी भी तनुवातु में है, और ये तन्ना द्वीप पे है। इसके अलावा एरेबस का नाम सुना होगा आपने, एरेबस ज्वालामुखी। जिन्होंने नहीं सुना वो पेन और पेपर लेके नहीं आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी अक्सर आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि एरेबस ज्वालामुखी कहां स्थित है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पे है एरेबस ज्वालामुखी। और किलाउ अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और हमने बात कर दी फ्यूजियामा वगैरह जापान में है। और एक है आइजा फजाला जोकुल। आइजा फजाला जोकुल, जो ये ज्वालामुखी है ये कहां पे है? तो ये है आइसलैंड पे। और आइसलैंड किसके क्षेत्र में आता है? डेनमार्क के क्षेत्र में आता है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड ये डेनमार्क के अधीन है द्वीप। चलते चलते दोस्तों एक और ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। मोना लोवा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? मोना लोवा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? अगर आपसे कोई पूछे
तो इसका सही आंसर है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ है? हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है और ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हिस्सा है। यानी अमेरिकी देश के हवाई द्वीप पे मोनोलोवा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। माउंट एटना की हमने बात की, इटली में है, सिसिली द्वीप पर। तो ये थे ज्वालामुखी से संबंधित कुछ तथ्य। अब मैं बता दूं ज्वालामुखी आते क्यों हैं और कहां पर सर्वाधिक संभावना होती है ज्वालामुखी आने की। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी जो हमारी है ये दो प्रकार के प्लेटों से बनी हुई है। एक है सागरीय प्लेट यानी ओशन प्लेट, एक है आपकी महाद्वीपीय प्लेट। तो जब सागरीय प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट जहां पे एक दूसरे को छोड़ती हैं या टकराती हैं, क्योंकि ये प्लेटें क्या होती हैं पृथ्वी के अंदर घूमती रहती, तो सागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो यहाँ पे क्षरण होता है। और क्षरण होने की वजह से आपको पता होगा, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा पृथ्वी को, तो सबसे ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे क्रस्ट होता है, उसके नीचे आपको मेंटल मिलेगा और मेंटल आपको पता होगा कि पूरे तरीके से लिक्विड अवस्था में है, जहाँ पे तरल आज भी जो पृथ्वी के भाग हैं वो आग के रूप में तैर रहे हैं। तो जहाँ पे ये क्षरण होता है वहाँ पे ये आग जो होता है पृथ्वी के चट्टानों को तोड़ के बाहर निकल जाता है, जिसे हम लावा या मैग्मा के नाम से जानते हैं, और यही बाद में ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए जितने भी देश पृथ्वी पे आपको मिलेंगे कि सागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के आसपास हैं, वहां पे सर्वाधिक मात्रा में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जापान, यहाँ पे आपको चिली, अर्जेंटीना, इधर ही वेस्ट में आपको हवाई द्वीप। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली भारत मध्य एशिया बैठक कहाँ आयोजित हुई? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या भारत? इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली मध्य एशिया बैठक आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं अजीत डोवाल साहब। अजीत डोवाल, आपको पता होगा ये एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनको मंत्री पद का भी दर्जा दिया गया, यानी मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो अजीत डोवाल साहब ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली मध्य भारत एशिया बैठक की अध्यक्षता की और ये आयोजित हुआ भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि हमने कल भी बताया था कि जो दिल्ली है इसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी और बाद में 1911-12 में भारत की राजधानी बनाई गई, जब जॉर्ज पर्चम उनकी पत्नी भारत आ रहे थे। 1931 में ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई थी और सर लुटियन ने डिजाइन किया था दिल्ली की राजधानी को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखने की जरूरत है। हमने आगे कल ये भी बताया था कि 69 अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसके तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, जहां हमने आपको बताया कि दिल्ली में जो विधानसभा है वहां पे 70 सीटें हैं और दिल्ली में केवल 10% लोगों को होम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, जबकि अन्य राज्यों में ये प्रावधान 15% है। इसके अकॉर्डिंग 7 लोग ही यानी 7 लोग ही दिल्ली में मंत्री बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी को लेके। और दिल्ली में जो एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमने विनय सक्सेना जी को बताया कि वो हैं। और अभी हाल ही में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ है। एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और 15 सालों से सत्ता में थी एमसीडी में बीजेपी, जो बाहर हो सकती है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के क्षेत्रों में 17वें सत्र यानी 17 सत्र की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोरक्को ने। मॉरिशस आपको पता होगा एक द्वीपीय देश, कंबोडिया आसियान देश है, जहां हाल ही में आपको पता होगा कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो
9 देशों की सीमाओं को स्पष्ट करता है। आई थिंक इसको चेक कर लीजिए, 9 या 8, आई थिंक 9। और इसका सही आंसर है मोरक्को। मोरक्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के क्षेत्रों के 17वें सत्र की मेजबानी हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि विश्व का पहला गोल्ड एटीएम कहां खोला गया। जी हां, सोने से संबंधित एटीएम कहां खोला गया है। ये भारत का ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम है। आपके सामने ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। और अगर आपसे पूछे कि ये गोल्ड एटीएम खोला किसने है, तो गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है। इस कंपनी ने हैदराबाद में प्रथम गोल्ड एटीएम खोला है। और बात दोस्तों यदि हैदराबाद की जाए तो हैदराबाद की स्थापना आपको पता होगा कि इसकी स्थापना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की थी। मोहम्मद अली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1591 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की थी। और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो गोदावरी की एक सहायक नदी है। और यह पहले बहमनी राज्य के अधीन हुआ करता था हैदराबाद। और आप सभी को पता होगा कि हैदराबाद प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना की राजधानी है। पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हुआ करती थी। तेलंगाना जो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। काफी सालों से इसकी डिमांड चल रही थी तेलंगाना की। अल्टीमेटली 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना। तो जब तेलंगाना नया राज्य बना तो तत्कालीन समय को देखते हुए आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, हमने जिसकी बात की। तेलंगाना दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 2 जून 2014 को गठित हुआ था। यहाँ पे 119 विधानसभा की सीटें हो चुकी हैं अब तक। लोकसभा में 17 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में यहाँ पर 7 सीटें हैं। यानी राज्यसभा से 7 लोग चुने जाते हैं राज्यसभा में तेलंगाना के लिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव जी मुख्यमंत्री हैं। और तमिलिसै सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से दोस्तों, तो 3 बड़े नेशनल पार्क तेलंगाना के हिस्से में आए। आज भी बहुत सारे बुक्स विकिपीडिया पे भी चले जाओ तो वहाँ भी अभी एडिट नहीं किया गया है। इंग्लिश वाले में एडिट मिलेगा, हिंदी वाले में एडिट नहीं मिलता है कि तेलंगाना के हिस्से में कौन कौन से नेशनल पार्क आए। तो 3 बड़े नेशनल पार्क तेलंगाना के हिस्से में आए। एक था ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा महावीर हरिना, ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना नेशनल पार्क। एक है गुरुवाड़ी नेशनल पार्क। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में है, देन यू आंसर तेलंगाना। महावीर हरिना तेलंगाना में है और गुरुवाड़ी नेशनल पार्क जो भी है ये भी तेलंगाना में है। तेलंगाना का जो राजकीय पशु है वो है चीतल। चीतल को इन्होंने अपना राजकीय पशु बनाया है। जबकि इंडियन रोलर जो है ये इनका राजकीय पक्षी है। फूल इनका है रड़वाड़ा। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आपको 4 मीनार मिलेगा, जिसको भी मोहम्मद अली कुतुब शाह साहब ने ही बनवाया था। और एक महत्वपूर्ण सवाल तेलंगाना से दोस्तों, तेलंगाना में आपको नागा अर्जुन सागर बांध मिलेगा। और इस बांध की जो आधारशिला है ये 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी।
और अगर ये सवाल पूछा जाए कि नागार्जुन बांध जो है किस नदी पे बना है, तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है ये। और जो बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन साहब, उनके नाम पे नागार्जुन का नाम रखा गया है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि नागार्जुन बांध जो कृष्णा नदी पे बना है किसके नाम पे था, तो प्रमुख बौद्ध भिक्षु जो थे और विद्वान थे नागार्जुन जी, ये उनके नाम पे था। और दोस्तों इस बांध के नीचे जैसे होता है, जहां पे बांध होता है वहां पे एक झील बन जाती है ऑटोमेटिक। तो एक झील है जिसको नागार्जुन सागर झील के नाम से हम जानते हैं, और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ी झील की अगर मैं बात करूं मानव निर्मित, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील है, ये आपको मिलेगी। ये एमपी प्लस यूपी सीमा पे स्थित है। जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी पे जो बांध बनाया गया है, उस बांध के द्वारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत मानव निर्मित झील तैयार हुई, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में आती है, तो सोनभद्र जिले में आती है। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आप जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनके नाम पे नेशनल पार्क आपको मिलेगा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में 9 जनवरी को अलग हो गया 2000 में उत्तर प्रदेश से। तो जैसा मैंने कहा कि नागार्जुन सागर जो झील है वो मानव निर्मित तीसरी सबसे बड़ी झील है। पहली झील हमने आपको बताई पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील। दूसरी झील का आप नाम याद कर लीजिए या लिख लीजिए, देवर झील है। देवर झील कहाँ है भैया? देवर झील है राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और तीसरी सबसे बड़ी जो झील है यह है नागार्जुन सागर झील, तेलंगाना में। और तेलंगाना में आपको पता होगा हाल ही में जो विश्व धरोहर स्थल है, उसमें तेलंगाना का जो रामाप्पा मंदिर है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। साथ में धौलावीरा जो गुजरात का है उसको भी, इन दोनों को सबसे लेटेस्ट हैं जिनको शामिल किया गया था। इस मंदिर को केशवर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया यूनेस्को के विश्व धरोहर जो टोटल भारत में है वो है 40, जिसमें 7 आपको नेचुरल मिलेंगे यानी प्राकृतिक, और 32 आपको कल्चरल मिलेंगे यानी सांस्कृतिक, और एक मिश्रित कंचनजंगा है। लेटेस्ट हमने बताया रामप्पा मंदिर और धौलावीरा जो गुजरात में है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राजस्थान में मिलेंगे आपको। और 1983 में आगरा का किला और अजंता की गुफाओं को सबसे पहले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि स्मार्ट वॉच कंपनी एक नाइज, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ए अक्षय कुमार, बी नीरज चोपड़ा, सी विराट कोहली या डी पीवी संधू। अक्षय कुमार बॉलीवुड अभिनेता ये नहीं है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट। विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने 43 सेंचुरी अब तक लगा चुके हैं, इन्हें बनाया गया है नाइज कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, और इस कंपनी ने बनाया है। पीवी सिंधु जी को जानते होंगे, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी, 2 बार ओलंपिक पदक विजेता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विराट कोहली। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भारत के किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपके सामने ऑप्शन है ए दिल्ली मेट्रो, बी लखनऊ मेट्रो, सी नागपुर मेट्रो या डी मुंबई मेट्रो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि नागपुर मेट्रो स्टेशन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आखिर किस क्षेत्र में बनाया है, तो इसका सही आंसर है डबल टेकर। डबल जो टेकर होता है उसमें सबसे लंबी दूरी का डबल ट्रेकर इन्होंने रूट बनाया है। जो ये रूट है दोस्तों, ये 3 स्टेशनों को जोड़ता है। मतलब आप जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो मान लीजिए आप कीर्ति नगर से निकले और आप सुप्रीम कोर्ट तक होते चले जाएं, ऐसे लंबी दूरी तक डबल टेकर बनाया गया है नागपुर मेट्रो स्टेशन में। और ये बना है एक तो छत्रपति नगर टर्मिनल से लेके बीच में जयप्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन आता है,
वहां से आता है उज्जवल नगर। तो छत्रपति से लेके इसे 3 स्टेशनों को जोड़ते हुए डबल डेकर बनाया गया है और इसकी लंबाई दोस्तों है 3140 मीटर लंबा डबल डेकर बनाया है और इसलिए गिनीज वर्ल्ड बुक में इसको दर्ज किया गया। और रही बात दोस्तों नागपुर की, तो नागपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे। नागपुर महाराष्ट्र स्टेट में आता है। नागपुर महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसको हम आर्थिक राजधानी भी कहते हैं भारत की, लेकिन शीतकालीन राजधानी अगर महाराष्ट्र की कोई पूछे तो नागपुर में है। नागपुर में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आरएसएस का। आरएसएस की स्थापना 1925 में बलराम हेडगेवार साहब ने की थी। और दोस्तों महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं एकनाथ शिंदे जी, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं ये भगत कोश्यारी हैं। इन्हें आप याद रख सकते हैं, स्पेशली आप मुख्यमंत्री को याद रखिए, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे साहब अपना बहुमत खो दिए उसके बाद एकनाथ शिंदे जी सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने इनके शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था धनुष और तीर को फ्रीज कर दिया था और दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया। एक का ढाल तलवार है और दूसरे का जलती हुई मशाल है, तो इसलिए सुर्खियों में था, आप इसे याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की बात की जाए तो वहां पे 288 सीटें हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें महाराष्ट्र की थोड़ी डिटेल से, तो महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है वो विशाल गिलहरी है, विशाल गिलहरी। और ये विशाल गिलहरी इनका जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वहां पे पाया जाता है। जबकि महाराष्ट्र की पक्षी की बात करें तो पीलो पैरों वाला जो कबूतर होता है, हरा कबूतर, उसको इन्होंने अपना राजकीय पक्षी बताया है। जबकि वृक्ष की बात की जाए तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है आम। महाराष्ट्र में काफी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क मिलेंगे दोस्तों आपको। जैसे मैं बात करूं चंदौली नेशनल पार्क का, आपने नाम सुना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ है तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ है तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अमरावती डिस्ट्रिक्ट, अमरावती को आप आंध्र प्रदेश के अमरावती से मत जोड़ना। आंध्र प्रदेश में जो अमरावती जो आंध्र प्रदेश की अमरावती है वो राजधानी है आंध्र प्रदेश की, और अमरावती आपको मिलेगा महाराष्ट्र में भी। और यहाँ पर आपको चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा। गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व का यह हिस्सा है और सतपुड़ा हिल्स के भीतर पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सतपुड़ा जो हिल्स है सबको पता होगा, अगर नहीं पता मैं दोस्तों बता दूं, ऊपर नर्मदा रिवर बहती है, नर्मदा रिवर, इसके नीचे बहती है ताप्ती रिवर और इसके बीच में है सतपुड़ा हिल्स, और फिर इस सतपुड़ा हिल्स के बीच में आपको मिलेगा गूंगामल नेशनल पार्क। और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे और पाया जाता है दोस्तों, जिसको हम नदेगांव के नाम से जानते हैं, नदेगांव। और इस नदेगांव की खासियत यह है कि इसमें एक हिरन पार्क भी है, एक हिरन पार्क है और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। मैं अभी आपको बताता हूं सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस नेशनल पार्क के भीतर स्थित है, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, क्योंकि ऐसे सवालों का ट्रेंड बन चुका है अब, तो नदेगांव। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिलेगा, ये जम्मू कश्मीर में था, अब शायद आई थिंक लद्दाख में आता है, मुझे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में था सलीम अली राष्ट्रीय नेशनल पार्क। अब लद्दाख में आता, जम्मू कश्मीर में आई डोंट नो। जिसको पता है प्लीज कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में मैंने बताया कि जैसे कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाए जाते हैं, टोटल इनकी संख्या है 40। इसमें एक तो एलोरा गुफा आपको मिलेगा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा एलिफेंटा गुफा आपको मिलेगा। एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा
इनको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और विक्टोरियन गोथिक को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये सारे महाराष्ट्र में हैं। और आपको पता है कि देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनकी संख्या है 18। पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से मध्य महाराष्ट्र में आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2009 में घोषित किया गया था। एक सवाल आप हमेशा याद रखिए जब किसी बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ें कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर कितने नेशनल पार्क, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य और कितने पक्षी अभ्यारण्य होते हैं। आप इस तरह अगर पढ़ेंगे तो आप सवाल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आपसे गलतियां बहुत कम होंगी। तो मैं बात कर लेता हूं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। जैसा मैंने कहा कि 2009 में ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। और ये इसमें पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में इसी के अंदर आता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क जिसकी हमने बात की अभी वो भी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर आता है। उड़न गिलहरी और विशाल गिलहरी भी यही पाई जाती है। विशाल गिलहरी जो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। और चलते चलते एक बात याद रख लेते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील एक क्रेटर झील है। कहने क्रेटर झील क्या होता है कि जब कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी पे आके गिरा तो वहां गहरे सारे बहुत गड्ढे बन गए और इस वजह से वहां पे एक झील बनी जिसको लोनार झील, एक खारे पानी की झील है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि खारे पानी की है कि मीठे पानी की। और महाराष्ट्र में ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा जैसे महत्वपूर्ण नदियां भी बहती हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहां अपना तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है। इनका भाई साहब जलवा है। ये दुनिया के तीसरे सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क और दूसरे जो उनका नाम मैं भूल गया, उनके बाद तीसरा स्थान गौतम अडानी जी का है जो भारत के हैं। यानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और पूरी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। और इन्होंने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दिया है राजस्थान के जैसलमेर में। और राजस्थान की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको पता होगा कि राजस्थान जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। पाकिस्तान की सीमा को भारत के 3 राज्य स्पर्श करते हैं। अगर आपको पता होगा सबसे नीचे गुजरात है, यहाँ सर क्रीक है जो पाकिस्तान और गुजरात को अलग करती है। और यहाँ पे आपको उसके बाद राजस्थान मिलेगा। राजस्थान पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता है। इसके अलावा पंजाब। तो 3 राज्य राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए थे। और राजस्थान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी और यहाँ के डिप्टी सीएम है सचिन पायलट। इनके पिताजी वायुसेना में थे इसलिए इनको पायलट का सरनेम मिला। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर में है हवा महल। जंतर मंतर आपको मिलेगा, सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था इसको। बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मिलेंगे राजस्थान में, जैसे जैसलमेर का किला आपको मिलेगा वहां पे, आमेर फोर्ट आपको मिलेगा, आमेर का किला, और कुंभलगढ़ किला मिलेगा, कुंभलगढ़ किला की अगर दोस्तों बात करें, कुंभलगढ़ किला की जो दीवारें हैं ये चीन की दीवारों के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवारें हैं। तो चित्तौड़गढ़ का किला, बहुत सारे यहाँ पे किले हैं जिनको यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है। यूनेस्को जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। जैसा हमने बताया कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और राजस्थान में बहुत सारे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क आपको मिलेगा। और रणथंभौर एक किला भी है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिलेगा। ये एक नेशनल पार्क है, बहुत सारी खूबसूरत पक्षियां पाई जाती हैं यहाँ पे। और ये रामसर साइट भी घोषित है जो आर्द्र भूमि है, जिसको 1971 में ईरान में रामसर शहर में आयोजित किया गया था 2
फरवरी 1971 को, इसलिए 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं। और वहीं से निकल आया रामसर साइट, और रामसर साइट घोषित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे राजस्थान में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला और आखिरी सवाल है अपना कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? ए 3 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 5 दिसंबर या डी 6 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। और आप लोग एक चीज ये भी जानते होंगे कि 4 दिसंबर को हमारी नौसेना ने अपना दिवस मनाया, यानी भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, यानी मिट्टी दिवस, आपको पता होगा। और 2014 से शुरुआत हुई इसकी यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के महासभा के द्वारा इसको शुरुआत की गई। और 6 दिसंबर को हमने अपने महान संविधान विचारक निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि मनाई, क्योंकि 1956 को 6 दिसंबर को ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और ये थे हमारे आज के टॉप 10 सवाल दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो डीपली पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि हमारा वीडियो लंबा ना जाए, फिर भी अपने स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूं कि 36 मिनट 40 सेकेंड्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये लगभग 37 मिनट के आसपास जाएगा। तो ये दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपनों के साथ इसे सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। हमारा नया चैनल जिसको हमने महज 4-5 महीना पहले स्टार्ट किया, तो इस चैनल को आप लोगों के सहयोग के बिना मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं चला सकता हूं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा। तो आई हम्बल रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब DCIS इंस्टीट्यूट and I will do very well according to my strength. I will try for the better. Thank you so much for joining us. Thanks so much for watching this video. Thank you so much again. Jai Hind, Jai Bharat.